को राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा प्रस्तावित पत्र पूरा पढ़कर सुनाते हैं। प्रस्तावित पत्र दिनांक 26/10/2011। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली। सादर नमस्ते। जनहित व राष्ट्रहित के 3 मुख्य मुद्दों को लेकर करोड़ों देशवासियों की ओर से मैं ये पत्र आपको लिख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप 1 से 2 सप्ताह में राष्ट्रीय दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इन मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीति व कार्यवाही से हमें अवश्य अवगत कराएंगे। आज पूरा राष्ट्र ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व एक बहुत बड़े आर्थिक युद्ध के दौर से गुजर रहा है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का केंद्र है। यदि केंद्र सरकार विदेशों में जमा काला धन व देश की आंतरिक व्यवस्था में चल रही समानांतर काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में तत्काल मजबूती व प्रामाणिकता के साथ कार्रवाई करती है, तो भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। काले धन के साथ ही भ्रष्टाचार एवं सामाजिक विषमता व संघर्ष को भी समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाने की नितांत आवश्यकता है। काला धन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के 3 मुद्दों पर केंद्र सरकार की स्पष्ट रणनीति संपूर्ण देशवासी जानना चाहते हैं। यद्यपि मौखिक रूप से तथा लिखित रूप से भी केंद्र सरकार की ओर से हमें 4 जून से पहले बहुत कुछ आश्वासन दिया गया था। काला धन देश को देने की बजाय 4 जून की रात सरकार ने मुझ सहित राष्ट्रहित में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हजारों देशभक्त नागरिकों की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक व अमानवीय तरीके से जो क्रूरता, बर्बरता, अत्याचार व जुल्म केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस से करवाए, विश्व के इतिहास के सबसे बड़े शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने का कुचक्र किया। उसके बावजूद हम एक बार पुनः मौका देना चाहते हैं कि आखिर केंद्र सरकार की 3 मुद्दों पर वास्तविक राय क्या है। यदि केंद्र सरकार इन 3 मुद्दों पर प्रामाणिकता के साथ प्रभावी व चरणबद्ध कार्यवाही करती है, तो 4 जून की रात का पाप भी धुल सकता है। लेकिन अब भी यदि शीतकालीन सत्र में कोई ठोस कार्यवाही सरकार नहीं करती है, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि सरकार अपना संवैधानिक व नैतिक दायित्व ठीक से नहीं निभा रही है। लोकतंत्र में सरकारें राष्ट्रहित में संवैधानिक कार्य करने के लिए चुनी जाती हैं, और यदि सरकार अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभा पा रही है, तो वो सत्ता में रहने का अपना नैतिक अधिकार खो देती है। यदि सरकार ने शीतकालीन सत्र में 3 मुद्दों पर तर्कपूर्ण, व्यवहारिक व अत्यंत जरूरी नीचे दिए गए कदम नहीं उठाए, तो मुझ सहित देश के 121 करोड़ लोग लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, और उसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। आज पूरी दुनिया एक क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 80 से ज्यादा देशों में बड़े आंदोलन चल रहे हैं। कुछ देशों में परिवर्तन हो चुका है, तो कुछ में हो रहा है। यदि आप इन 3 मुद्दों पर समग्रता के साथ कदम नहीं उठाएंगे, तो भारत में भी केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत, विद्रोह व राष्ट्रव्यापी जनाक्रोश के लिए आप खुद व आपकी सरकार जिम्मेदार होगी। और यदि आप साहस करके राष्ट्रहित में इन 3 मुद्दों पर साहसपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं, तो ये देश सदा सदा के लिए आपको कृतज्ञता पूर्वक याद करेगा। अन्यथा देश के 99% लोग जो इस अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था के कारण गरीबी, भूख, अभाव, अशिक्षा एवं बेरोजगारी के साथ-साथ नक्सलवाद, माओवाद व अन्य आर्थिक व सामाजिक विषमताओं के शिकार होकर संकटों व संघर्षों से जूझ रहे हैं, और देश का लगभग 400 लाख करोड़ रुपए लूट लिया गया है। हमारे देश के इस काले धन से देश के कुछ बेईमान व गद्दार लोग तथा यूरोप के देश विलासिता व विकास कर रहे हैं, और हम भूख,
बेबसी व अपमान की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। यदि केंद्र सरकार ने इस दिशा में तत्काल कदम नहीं उठाए, उल्टा जन आंदोलनों को दबाने का षड्यंत्र किया, तो इस देश के राष्ट्रभक्त शोषण के शिकार करोड़ों लोगों में जो जुनून, पागलपन व देश के लिए दीवानगी है, उसे आप सड़कों पर उतरकर अपना हक छीनने से नहीं रोक पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रहित में हमारे निम्नलिखित 3 मुद्दों पर केंद्र सरकार इसी शीतकालीन सत्र में ठोस व निर्णायक कदम उठाएगी। 121 करोड़ लोगों के हित के 3 मुख्य मुद्दे। पहला, भारतीय नागरिकों के विदेशों में जमा काले धन व अवैध संपत्ति को केंद्र सरकार इसी शीतकालीन संसद सत्र में एक प्रस्ताव लाकर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करे और विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए सरकार निम्नलिखित 5 उपायों या प्रक्रियाओं पर तत्काल कार्यवाही करे। साथ ही देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में जमा काले धन को समाप्त करने के लिए मुख्य रूप से 2 उपायों को तुरंत क्रियान्वित करके इस देश को आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलवाए। विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने व देश में वापस लाने के लिए 5 प्रक्रियाएं। सरकार द्वारा नियुक्त योग्य अधिकारी के माध्यम से आजादी के इन 64 वर्षों में जो भी लोग मेयर, विधानसभा व लोकसभा के सदस्य रहे हैं एवं वर्तमान में भी जितने भी लोग मेयर, विधायक व सांसद हैं, वे सभी एक शपथ पत्र भरकर प्रधानमंत्री को उपलब्ध करावें और उसमें पूरा विवरण हो कि उनका, उनके परिवार, उनके ट्रस्ट व उनसे संबद्ध अन्य संस्थानों का देश व विदेश के किस बैंक में कितना पैसा व अन्य संपत्ति है। साथ ही देश में भी उनके अथवा उनसे संबद्ध व्यक्तियों के नाम से कितनी भूमि, भवन, धन व अन्य संपत्ति है। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके उत्तराधिकारी ये शपथ पत्र दें। ख, देश के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास कायम रखने के लिए इसी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेकर आए कि जो भी लोग आजादी के इन 64 वर्षों में मेयर, विधानसभा व लोकसभा के सदस्य आदि शीर्ष राजनीतिक पदों पर रहे हैं, प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी व 20 करोड़ से अधिक का व्यापार करने वाले बड़े उद्योगपतियों पर बिना किसी पक्षपात के समान रूप से सरकार करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक केस दर्ज करके दुनिया के सभी देशों से उन देशों में जमा उनके परिवार व उनसे जुड़े संस्थानों के धन व अन्य संपत्ति के बारे में विवरण मांगेगी। यदि किसी के भी नाम विदेशों में अवैध धन या अन्य संपत्ति है, तो इस एक्ट के तहत दुनिया के सभी देश बिना किसी संधि के ही यूएन के प्रावधानों के तहत हमें इन सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं। दुनिया के सभी 204 देश इस एक्ट को समान रूप से संज्ञेय अपराध मानते हैं। जिन लोगों के नाम देश व विदेशों में अवैध धन या अवैध संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है, पूरा देश उन नेताओं, अधिकारियों व बड़े व्यापारियों को इज्जत की दृष्टि से देखेगा। वे अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जब निकलेंगे, तो ये उनकी ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। ग, फिजिकल व टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। सभी विदेशी दूतावासों से जारी किए गए वीजा व इमिग्रेशन विभाग से विदेश जाने वाले शीर्ष राजनेता, प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी व बड़े उद्योगपतियों की विदेश यात्रा व उसके उद्देश्य के बारे में प्रामाणिक जानकारी एकत्रित करना तथा इंटरनेशनल गेटवेज पर सर्विलेंस लगाकर देश में रहकर विदेशों में अपने खातों का संचालन कर रहे लोगों के बारे में पता लगाना और उस पर कार्यवाही करना। ख, मॉरिशस रूट से जितना भी धन देश में आया है, उसके रूट के बारे में पता लगाने के लिए सरकार संसद में कानून लेकर आए, जिससे कि मॉरिशस के रास्ते से आने वाले धन के सही स्रोत का पता लगाया जा सके। ड, देश में जितने भी विदेशी बैंक खुले हैं, उनमें धन जमा करने वाले व्यक्ति से 1 करोड़ से अधिक का धन
विदेश में जाने पर उसकी निगरानी के लिए एक विशेष वित्तीय समिति गठित होनी चाहिए। यदि सरकार विदेशों में जमा काले धन व अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसको वापस लाने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से कार्य नहीं करती, तो देश के लोगों को ये संदेह होगा कि विदेशों में जमा काला धन या तो सरकार के ही लोगों का है या उनके द्वारा संरक्षित लोगों का है। देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में जमा काले धन व अवैध संपत्ति को खत्म करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय या प्रक्रियाएं। पहला, बड़े नोट खत्म करना तथा 1 से 2% बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स BTT लगाकर काला धन, भ्रष्टाचार, काले धंधे, महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, नकली करेंसी, नक्सलवाद व आतंकवाद आदि सभी अनैतिक व अवैध कार्यों पर एक साथ अंकुश लगाना। इसकी पूरी जानकारी का पत्रक हम इसके साथ संलग्न कर रहे हैं। देश के विकास के लिए तथा किसानों व गरीबों के उत्थान के लिए इस प्रक्रिया से सरकार को प्रतिवर्ष 15 से 30 लाख करोड़ रुपए कर के रूप में भी आसानी से उपलब्ध होगा। दूसरा, पैतृक भूमि व अन्य पैतृक संपत्ति आदि को छोड़कर जिन व्यक्तियों, परिवारों, कंपनियों व संस्थानों के पास 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, उनकी जांच के लिए जिन सरकारी अधिकारियों का पूरा जीवन निष्कलंक रहा है, उनकी निगरानी में एक शक्ति संपन्न समिति का गठन करके पूरी जांच करने के बाद जो भी अवैध भूमि, भवन व आय से अधिक अन्य संपत्ति आदि मिले, उसे राजसात कर दिया जाए। दूसरा, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार को शीतकालीन संसद सत्र में तत्काल प्रभाव से 3 कदम उठाने चाहिए। इससे लगेगा कि सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वास्तव में बहुत ही गंभीर है। क, मजबूत लोकपाल बिल को इसी शीतकालीन संसद सत्र में पारित कराएं। ख, स्थापित न्याय व कानून व्यवस्था को जिसमें जनप्रतिनिधि, कोर्ट, पुलिस, रेवेन्यू अधिकारी आदि सरकारी विभागों के शीर्ष अधिकारी आदि के रूप में लगभग 33 लाख सरकारी अधिकारी देश के 121 करोड़ लोगों को प्रतिदिन न्याय देने का काम करते हैं। इनके भीतर उच्च नैतिकता व आध्यात्मिकता लाने के लिए तथा इस पूरी प्रक्रिया को अधिक कारगर, मजबूत, प्रभावशाली व जवाबदेह बनाने के लिए एक ठोस रणनीति बनाएं। ग, आर्थिक नीतियों व स्थापित कर प्रणाली में एक क्रांतिकारी, न्यायपूर्ण परिवर्तन करके सभी प्रकार के करों को समाप्त करके 1 से 2% ट्रांजैक्शन टैक्स को लागू करना तथा देश को धीरे-धीरे कैश फ्री इकोनॉमी की ओर ले जाना। बड़े नोटों के बंद होने से तथा एकमात्र न्यूनतम ट्रांजैक्शन टैक्स होने से जहां जनता को, व्यवसायियों को विभिन्न 65 प्रकार के टैक्सों से निजात मिलेगी, वहां काला धन व भ्रष्टाचार 99% खत्म हो जाएगा। तीसरा, व्यवस्था परिवर्तन के मुख्य 6 बिंदु। क, राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन। राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन करके किसानों को जितनी पैदावार वो अपने खेत में करते हैं, उसके बराबर के मूल्य की उनको अतिरिक्त धनराशि कंपनसेशन देना, जिससे कि एक भी किसान आत्महत्या के लिए बाध्य न हो तथा देश को महंगाई तथा किसानों को गरीबी से मुक्त किया जा सके। गांव, गरीब, मजदूर, कारीगर, दलित व किसान को उनकी आबादी के अनुसार सत्ता व बजट में भागीदारी दिलाना तथा इनके श्रम के मूल्यांकन में चल रहे पक्षपात को मिटाकर इनको आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाना। आजादी की लड़ाई इन्हीं लोगों ने लड़ी, अतः पहले अंग्रेजों ने भूमि अधिग्रहण का कानून बनाकर तथा इन सबको अकुशल श्रमिक का दर्जा देकर इनका शोषण किया। वही काम आजाद भारत में भी हो रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। हम सब के पूर्वज मूलतः गांववासी थे। भारत की आत्मा गांव में बसती है। हमें शाइनिंग इंडिया व दरिद्र भारत के बीच की दीवार को मिटाना है। ख, समान शिक्षा व्यवस्था। भारतीय भाषाओं में समान आध्यात्मिक मूल्यों व संस्कारों के साथ सबको निःशुल्क समान शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा होने से देश के बच्चे चरित्रवान होंगे।
वे देश के गद्दार न बनकर सच्चे पहरेदार बनेंगे। बच्चे बचपन से ही नैतिकता के इतने ऊंचे आदर्शों में ढल जाएंगे कि वे जीवन में कभी भी भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण व अवैध काम नहीं करेंगे। वे स्वतः आत्मानुशासन में रहेंगे। शिक्षा के मूलभूत परिवर्तन के लिए बिना देश को भ्रष्टाचार व अनैतिक आचरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। जर्मनी, फ्रांस, चीन व जापान की तरह अपनी भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था होने पर गांव, गरीब, मजदूर व किसान के बच्चों को भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, आईएएस व आईपीएस बनने का अवसर मिलेगा। हम आधुनिकता, विकास, विज्ञान एवं तकनीकी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समानांतर अपनी भाषा में विज्ञान एवं तकनीकी आदि की शिक्षा हो। ग. समान चिकित्सा व्यवस्था। 84 करोड़ लोग जो विकास की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उन सबको एक जैसे हॉस्पिटलों में निःशुल्क उपचार तो मिलना ही चाहिए। क्या जिंदा रहने या इलाज कराने का अधिकार केवल अमीर लोगों को ही है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी लगभग 65 से 70% लोग तो बीमार होने के बाद एलोपैथी का महंगा इलाज ही नहीं करा पाते, तथा जो 30 से 35% लोग इलाज कराते हैं, उनमें से 50% लोग कर्ज लेकर अथवा घर या जमीन बेचकर इलाज करा पाते हैं। लगभग 70% लोग परंपरागत तरीके से भी अपना इलाज कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से हमारे 90% से 99% लोगों का उपचार हो सकता है। इस पर व्यापक शोध व अनुसंधान होना चाहिए। घ. चुनाव सुधार। पहला, स्टेट फंडिंग इलेक्शन, राज्य वित्त पोषित चुनाव। दूसरा, अनिवार्य मतदान हेतु मतदान करने वाले नागरिकों को नौकरी, व्यवसाय व शासन की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं में प्राथमिकता देने हेतु प्रावधान करना। तीसरा, स्थानीय निकाय, विधानसभा एवं लोकसभा आदि के एक साथ चुनाव, प्रधानमंत्री का जनता से सीधा चुनाव आदि चुनाव सुधार होने से योग्य व निष्कलंक लोग विधानसभा व संसद में पहुंच पाएंगे और लोकतंत्र लूटतंत्र बनने से बच जाएगा। संसद में बैठकर लोग राष्ट्रहित में उचित कानून बनाएंगे तथा टैक्स का पैसा पूरी ईमानदारी से देश के विकास में लगेगा। ड. राष्ट्रीय प्रबंधन नीति। जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, ई गवर्नेंस प्रबंधन, राष्ट्रीय संपदा प्रबंधन की न्यायपूर्ण व पारदर्शी नीति एवं जनसंख्या नियंत्रण की ठोस नीति आदि के द्वारा व्यवस्था को पारदर्शी व न्यायपूर्ण बनाकर देश को सर्वांगीण रूप से विकास के शिखर पर ले जाना। च. अंग्रेजी काले कानून खत्म करवाना तथा स्वदेशी व्यवस्था की स्थापना करना। भूमि अधिग्रहण कानून को तुरंत खत्म करवाना तथा शराबबंदी का कानून बनवाकर देश को बचाना। इसी प्रकार महात्मा गांधी जी के सपनों के अनुसार अंग्रेजों के वक्त के बने 34,735 काले कानूनों में आंशिक व पूर्ण रूप से बदलाव करवाकर सच्चे कानून एवं स्वदेशी व्यवस्था का राज देश में स्थापित करना। जिस देश की कानून व्यवस्था व आर्थिक नीतियां ठीक होती हैं, उस देश में किसी भी तरह के अपराध, हिंसा व अशांति तथा गरीबी नहीं रह सकती। भारत को तत्काल एक नई अर्थ क्रांति व कानून क्रांति की नितांत आवश्यकता है। प्रतिवर्ष विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही लाखों करोड़ों रुपए की आर्थिक लूट से देश को बचाने के लिए तथा स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए, जिससे देशभक्त स्वदेशी प्रेमी नागरिकों को स्वदेशी उत्पाद की पहचान हो सके, इसके लिए स्वदेशी के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वदेशी शब्द को स्वदेशी उत्पादों के लेबल पर प्रकाशित करने का कानून सरकार बनाए। जैसा कि शाकाहार व मांसाहार के लिए लेबल पर हरा व लाल चिन्ह छापना अनिवार्य हो गया है, ऐसी ही स्वदेशी विदेशी उत्पाद के बारे में जानना भी हमारा मौलिक अधिकार है और वो हमें मिलना ही चाहिए। इसमें प्रस्तावित नीला रंग तय किया जा सकता है। ये 3 कार्य होने पर देश में एक भी व्यक्ति गरीब, अनपढ़ व बेरोजगार नहीं रहेगा। एक भी किसान गरीबी से आत्महत्या नहीं करेगा।
तथा एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। सबको समान रूप से सम्मान व स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिलेगा। यदि केंद्र सरकार इसी शीतकालीन सत्र में इन 3 मुद्दों के संदर्भ में तत्काल कोई महत्वपूर्ण व निर्णायक कदम नहीं उठाती, तो उत्तर प्रदेश सहित 5 विधानसभा चुनावों में विधानसभा से पूर्व तथा उसके बाद देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए बाध्य होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1 सप्ताह के भीतर ही अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश की तीसरे चरण की यात्रा के दौरान हम देशवासियों को प्रामाणिकता के साथ केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बता सकें।